الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان। हमेशा बेटी को यही चीज़ सिखाई जाती है कि पराए घर जा कर के हर चीज़ का एडजस्ट करना। कभी ये नहीं कहा जाता कि कोई जुल्म हो तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना तुम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज की कहानी कुछ इसी तरीके से। अक्सर माँ बाप अपनी बेटी को यही सिखाते हैं कि पराए घर जा रहे हो ना तो वहाँ पर हर तरीके से एडजस्ट करना। कोई ये क्यों नहीं सिखाता कि अगर तुम्हारे साथ कोई जुल्म हो, कोई ज़्यादती हो तो तुम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना और अकेले मत सब बर्दाश्त करना, हमसे कहना हम तुम्हारे साथ हैं। कुछ इस तरीके से मेरे साथ भी हुआ। जब मेरी शादी हुई तो मेरे माँ बाप ने भी यही सिखाया था कि अब जहाँ पर तुम जा रही हो ना, डोली में तुम यहाँ से जाओगी और अर्थी में वहाँ से निकलना, जनाजा तुम्हारा वहाँ से उठना चाहिए। क्यों लड़के को ये नहीं कहा जाता? लड़कों को क्यों नहीं कहा जाता ये सब चीज़ें? लड़कों को भी तो कहना चाहिए ना। लेकिन माँ बाप अपनी बेटियों को इसलिए कहते हैं ताकि इज़्ज़त के साथ में वो अपने घर गृहस्थी को संभाले। और हम करते भी ऐसी हैं, हर लड़की यही करती है, जितना हो सके बर्दाश्त करती है, जितना हो सके जुल्म को सहती है। मेरे शौहर का जो कारोबार था वो बहुत ही मामूली सा था। बस ये है कि हमारा गुज़र बसर हुआ करता था उसके अंदर। लेकिन अगर कम पैसे हों और अच्छा खाना मांगा जाए तो वो कैसे होगा? वो कहाँ से लेकर आऊँगी मैं? अक्सर मेरे शौहर यही करते थे, कम पैसे देते थे और अच्छा खाना मांगते थे, क्योंकि उन्हें पता था मैं कैसे भी करके एडजस्ट करूँगी। कभी मैं अपनी माँ से मांगती, कभी अपने भाई से मांगती और कभी मैं उधार कर लिया करती। इसी तरीके से मेरी घर गृहस्थी चल रही थी, क्योंकि उन्हें तब आदत हो गई थी। वो अपने पैसे बचाने की वजह से या फिर ये समझ लीजिए कि मेरे घर से मंगाने के लिए इसी तरीके से करा करते थे। और अगर मैं अच्छा खाना ना बनाऊं तो उस दिन मेरी बहुत पिटाई हुआ करती थी। सास ससुर थे नहीं घर के अंदर और कोई ऐसा था नहीं जो मुझे समझा सकता। एक मेरी माँ थी जो मुझे ये कहा करती थी कि नहीं बेटे, हर तरीके से एडजस्ट करो, कल को ये सुधर जाएगा। और दूसरे ये है, तुम्हारी गोद भर जाएगी ना तो फिर उसके बाद ये सारे मसले हल हो जाएंगे। बच्चे को देख कर उसको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होगा और वो तुम्हारे साथ नरमी से पेश आएगा। माँ बाप की बात को मैंने पल्लू से गिरा बांध लिया था। मैं कभी मम्मी से पैसे लेती, कभी पापा से लेती और कभी कभी मैं उधार भी कर लिया करती। अब मुझे उनसे मांगते हुए शर्म आया करती थी कि कम पैसे में अच्छा खाना कैसे बनाऊं, किस तरीके से इस घर को चलाऊं, मेरे समझ में नहीं आ रहा था। कम उम्र में शादी करने का अंजाम यही होता है और ऊपर से मेरे पास कोई पढ़ाई लिखाई नहीं थी। मैं जैसे तैसे करके अपना गुज़र बसर कर रही थी, लेकिन कर्ज़ा था कि बढ़ता ही चला जा रहा था। आज किराने की दुकान पे करा तो कल दूसरी किराने की दुकान पे से कर लिया। एक का उतर नहीं पाता था, दूसरा का चढ़ जाया करता था। कभी मेरे शौहर ये नहीं पूछा करते थे कि इतना अच्छा खाना कहाँ से बना लेती हो, जबकि मैं पैसे इतने कम देता हूँ। और मैं भी नहीं बताया करती थी उन्हें, क्योंकि मुझे ये डर था कि अगर मैंने बताया तो ये मेरी पिटाई करेंगे। वक्त ऐसे ही गुजरता चला गया और कर्ज़ा मेरा बढ़ता चला गया। अब कर्ज़े वाले मुझे परेशान करने लगे। कोई कहता मैं तेरे आदमी से बता दूंगा, नहीं तो मेरा पैसा दो, तो कोई गलत नज़र रखता। लेकिन मेरी नहीं समझ में आ रहा था मैं ये कर्ज़ा कैसे उतारूं। मैंने एक दिन अपने शौहर से कहा कि मेरे ऊपर कुछ कर्ज़ है, अगर आप उसे उतार देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। उसने पूछा कहाँ से हुआ ये कर्ज़। मैंने उन्हें बताया कि मैं इस तरीके से आपके खाने के लिए सामान लाया करती हूँ। अब कितने दिन तक तो मैंने अपने घर वालों से लिया, अब उन्होंने देने से इनकार कर दिया और अब मैंने ये कर्ज़ कर लिया। मेरे शौहर ने पहले तो मुझसे अच्छे से पूछा, फिर बाद में मेरी इतनी पिटाई करी, बहुत मारा मुझे और कहा कि मैंने थोड़ी ना कहा था कि कर्ज़ करो, मैंने सोचा तुम कम खर्च में अच्छा खर्च चला सकती हो। औरतों की यही खूबी तो होती है, यही देख करके मैंने शादी की थी। मैंने उनसे कई बार कहा कि मैं किस तरीके से चलाती हूँ ये मुझे ही पता है, और इतने कम खर्च देने के बावजूद तुम अच्छा खाना मांगते हो मुझसे, मैं कहाँ से लेकर आऊँ। उस दिन तो मैंने बहुत बुरी तरीके से, उन्होंने मुझे मारा, मैंने वो पिटाई सह ली। क्योंकि कहाँ जाती, माँ बाप के यहाँ जाती, फिर माँ बाप यही कहते कि तुम एडजस्ट करो। एडजस्ट करते करते मैं थक गई थी। कई बार मेरे मन में आया मैं सुसाइड कर लूँ, कई बार मैंने सोचा, कोशिश भी करी, लेकिन नाकाम रही। इसी बीच में अल्लाह का हुक्म हुआ और मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। बेटा मेरे पैरों की जंजीर बन गया। अगर मरना चाहूँ तो मर भी नहीं सकती। रोज़ तो मेरे शौहर को पीने की भी आदत लग गई थी।
शक वो मुझ पे बहुत ज़्यादा करने लगे थे। कहते थे कि जितने भी दुकानदार हैं इनके साथ तुम्हारा कोई गलत संबंध है, जभी तो ये उधार देते हैं। कम उम्र की वजह से मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैंने कई बार सोचा कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, लेकिन पीछे से बच्चे का मुंह देखती और चुप हो जाती। माँ बाप से शिकायत करती तो माँ बाप ये कह देते कि तुम्हारा हमेशा का यही नाटक है, तुमसे समझ नहीं रही है अपनी गृहस्थी संभालने की कोशिश करो। और शिकायतें लेके हमारे घर पे तो आना नहीं। माँ तो फिर भी तसल्ली देती, लेकिन बाप हमेशा यही कह देते। एक बार भी उन्होंने मेरे शौहर को बिठा करके नहीं बात करी, ना ही ये पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो। मैं बहुत परेशान हो गई। कई बार सोचा इस घर से कहीं चली जाऊँ, कहाँ जाऊँ। कोई हुनर हाथ में नहीं है, सिर्फ़ एक खाने पकाने का आता है और बाकी मेरे पास कोई टैलेंट नहीं, ना ही मेरे पास पढ़ाई लिखाई है, ना ही कोई डिग्री है जो बाहर जाके मैं ज़िंदगी अपनी गुज़र बसर कर सकूं। मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ उसके जुल्म सहने के सिवा और कुछ नहीं। काफ़ी साल मैंने ये जुल्म सहे। मेरा बेटा रफ्ते रफ्ते बड़ा होने लगा, फिर उसके बाद मेरी गोद में एक बेटी आ गई, लेकिन उसके जुल्म की इंतहा कम नहीं हुई। मैंने कई बार उनसे कहा कि काम करो, मुझे छोड़ दो, दूसरी शादी कर लो, मैं अपनी ज़िंदगी कहीं भी गुजार लूँगी, लेकिन रोज़ रोज़ की ये पिटाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम मारते हो और बाहर मेरी चीखें जाती हैं, बाहर के लोग भी मेरी मजाक उड़ाते हैं। कोई मुझे कहता है कि तुमसे गृहस्थी नहीं समझती, तो कोई मुझे कहता है कि तुम ही गलत हो, कोई कहता है कि तुम्हारा आदमी गलत है। मैं इन सब बातों से तंग आ चुकी थी, डिप्रेशन में जाने लगी और जाने ही क्या लगी, रफ्ते रफ्ते मेरे बदन में डिप्रेशन आने लगा। मेरा दिमाग काम नहीं करता। काम करते करते गैस जला के मैं भूल जाया करती, दूध गैस पे रख के भूल जाया करती, किसी को पैसे दे के भूल जाया करती और मैं रफ्ते रफ्ते डिप्रेशन में चली गई। अब मुझे नशे की आदत लगने लगी। मैं कभी नशा कर लिया करती, जैसे कि टैबलेट वगैरह खा लेते हैं, डॉक्टर के यहाँ से दवाई लाती और उसमें नशे की गोली ले लेती, उनसे कह देती कि मुझे नींद नहीं आ रही। डॉक्टर भी समझ गए थे कि इसे डिप्रेशन है और डिप्रेशन की वो मुझे दवाई देने लगे। ये सारी चीज़ें मेरे शौहर को पता थी कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ और मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उनके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं होता। जब देखो मार पिटाई, जब देखो घर से निकालना, बाहर भेज देना, कई कई घंटे बाहर खड़ी रहती, धूप में खड़ी रहती, दरवाज़ा नहीं खोलते। माँ बाप के पास जाती, वो मना कर देते घर में रखने से। इन सारी चीज़ों से आजीज़ आके मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी को ना ख़त्म ही कर देती हूँ। ना मैं रहूँगी और ना ही मेरी ज़िंदगी के अंदर ये सारे झमेले रहेंगे। रही बच्चों की बात, दूसरी शादी कर लेगा ये और फिर मेरे बच्चों को वो पाल लेगी, जैसे भी पलेंगे पल जाएंगे। लेकिन मैं बहुत परेशान हो गई थी और बस उस दिन मैंने अपने आप को ख़त्म करने के लिए दवाई लाई और ला करके मैंने चुपचाप से वो खा ली। लेकिन ज़िंदगी कहते ना पता नहीं क्या क्या रंग दिखाती है। मेरे हस्बैंड को पता चल गया और वो मुझे डॉक्टर के यहाँ ले गए। उसे पता था कि अगर ये मर गई तो फिर घर कौन संभालेगा, 2 बच्चों का साथ है। मैं वहाँ से तो वापस आ गई थी, लेकिन ज़िंदगी में ये सोच लिया था कि कुछ तो अब करना है, अपने पैरों पे खड़े होना है, आगे बढ़ना है, ताकि मैं अपने बच्चों को सही तरीके से पाल सकूं। मैंने दिल में ठान लिया कि मुझे क्या करना है। मुझसे मेरे हाथ में कोई और हुनर नहीं था, क्योंकि माँ बाप ने कभी स्कूल का मुंह नहीं दिखाया था। मेरे हाथ में हुनर था खाने पकाने का। मैंने 4-5 लोगों का खाना बना के उनका टिफ़िन देना शुरू कर दिया। शुरू में मैंने उधार करा, फिर उसके बाद में मेरा काम अच्छा चल पड़ा और मेरे शौहर का जो मूड था वो भी थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैंने फिर से कोई कदम उठाया तो फिर वो क्या करेगा। बस इस तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी में बिज़ी होती चली गई और वो मुझसे थोड़ा सा दूर होता चला गया। उसके जो जुल्म थे वो कम होते चले गए और मैंने अपने आप को इतना बिज़ी करा कि मैं अपने डिप्रेशन से बाहर निकली। खाना बनाया करती, सुबह से लेकर शाम तक मैं कई टिफ़िन बनाती और दिया करती। मेरी अच्छी आमदनी शुरू हो गई थी। कहते हैं जब औरत कमाने लगती तो आदमी खुद ही खुद सीधा हो जाता है। कहाँ मैं उधार लिया करती थी, आज लोग मुझसे उधार लेके जाने लगे। माँ बाप ने तो कभी ये नहीं कहा था कि तुम अपने पैरों पे खड़ी हो, लेकिन हाँ, मैंने खुद अपना फ़ैसला लिया और आगे खड़ी हुई। ये कहानी बताने का मतलब यही है कि लोग आज के ज़माने में भी है ना, औरत को एक फालतू चीज़ समझते हैं, एक यूज़ करा और फेंक दिया ऐसा सोचते हैं। लेकिन औरत के अंदर एक हुनर होता है खाने का, और अगर वो बना करके सेल करे ना तो बहुत अच्छी आमदनी होती है। मैंने भी इसी तरीके से करा और देखते ही देखते मैंने एक छोटा सा ढाबा लिया पहले।
उस पे काम करा कई साल तक। फिर मेरे हालात अच्छे होने लगे। मेरे शौहर को भी अब एहसास होने लगा था अपनी गलती का। उन्होंने सारे जुल्म मार धाड़ सब बंद कर दी और मेरे साथ मेरे काम में लग गए। 4 पैसे कमाने लगी तो इज़्ज़त खुद ही खुद आने लगी पास में। और इस तरीके से मैंने अपना कारोबार शुरू करा। फिर उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद यानी कुछ सालों के बाद हमने अपना खुद का रेस्टोरेंट करा। उसके अंदर मेरे शौहर से अब काम नहीं होता था, हाथ पैर काँपते थे, तो वो कुर्सी पे बैठे रहते और मैं नौकरों से और ख़ुद भी काम करती। ज़्यादातर मैं अपना खुद काम करके अपने हाथ का स्वाद लोगों को देने लगी। मेरा रेस्टोरेंट अच्छा चला। इसी में मेरे बच्चों ने भी मेरा साथ दिया। लेकिन ज़िंदगी कहते हैं ना, जब खुशियाँ आईं तो मेरे शौहर चले गए और उसके बाद मैं अकेली पड़ गई। इस वक्त मुझे उनकी बहुत सख्त ज़रूरत थी क्योंकि वो संभाल लिया करते थे। मैं घर से संभालती थी और वो वहाँ का संभाल लेते। अब मुझे रेस्टोरेंट में जाके बैठने लगी मैं। वहाँ से मुझे अच्छी आमदनी हो रही थी। मैं उसे नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि मैंने उसे खून पसीने के साथ खींचा था। ज़िंदगी में यहाँ तक तो आ गई, लेकिन पीछे जो मुड़ के देखा तो कुछ नहीं दिया था ज़िंदगी ने। लेकिन मैंने अपनी बच्चियों को पढ़ाया। अपने बच्चों को मैंने समझाया कि जो वक्त मेरे साथ गुज़रा वो तुम्हारे साथ ना गुज़रे, इसीलिए तुम पढ़ो और आगे बढ़ो। मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद उसे काबिल बनाया, क्योंकि सारी ज़िंदगी मैंने पका पका के दूसरों का पेट भरा। मैं नहीं चाहती कि वो भी इस काम में घुसे। चाहती तो वो भी बहुत थी कि मैं बड़ा रेस्टोरेंट करूं, इसके अंदर आगे काम बढ़ाऊं, पर मैंने उससे कहा कि नहीं, तुम ऐसा काम करो जो मैं नहीं कर सकी। मेरी आंखों में जो सपने हैं मैं वो पूरा करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें बड़ा देखना चाहती हूँ। और आज माशाल्लाह मेरी बेटी उस ओहदे पे है जिस पे मैं हमेशा अपने आप को देखा करती थी। कहते हैं पढ़ाई औरत का हथियार होती है। लड़कियां अक्सर पढ़ाई के बजाय किसी और सोबत में चली जाती हैं। कॉलेज तो कह के जाती हैं, लेकिन वो अक्सर रेस्टोरेंट में पाई जाती हैं। जब भी मेरे यहाँ पे कोई लड़की इस तरीके से किसी लड़के के साथ आती है तो मैं उसको यही समझाती हूँ कि ये वक्त तुम्हारा बहुत अनमोल है, इसे सही तरीके से इस्तेमाल करो। कल को कहीं तुम भी ऐसी मेरी तरह ना पछताओ। लेकिन आज के ज़माने में लड़कियाँ और लड़के ये बात नहीं जानते। वो इस वक्त को ऐसे गुजार देते हैं कि जैसे मानो ये हमारा है ही नहीं।